Hey guys, welcome back to the channel Calibrate Physics. In this video, you all can attempt and refer solutions of exercise questions 21 to 35 of work power energy from HC Verma. So here are the questions. Verify your answers from this answer key. Okay, so let's start discussing the solutions now. Question number 21. A projectile is fired from the top of a 40 meters high cliff with an initial speed of 50 meters per second at an unknown angle. Find its speed when it hits the ground. So मान लेते हैं ये वो क्लिफ है एंड क्लिफ का हाइट 40 मीटर्स दिया हुआ एंड लेट्स से क्लिफ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो पॉइंट ए है. सो पॉइंट ए से प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर्स पर सेकेंड ये स्पीड से फायर किया जा रहा है एट एन अननोन एंगल. और हमसे पूछा है जब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा उस समय इसका स्पीड क्या होगा. सो लेट्स से ग्राउंड को वो जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है उसको पॉइंट बी नाम दे देते एंड पॉइंट बी पे हमें स्पीड फाइंड करनी है. तो यहाँ पे अपन ए से लेके बी तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं. इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा होगा पूरे जर्नी में फ्रॉम ए टू बी, राइट. एंड लेट्स से बी जिस पॉइंट पे होगा उसको अपन जीरो पोटेंशियल रेफरेंस मान लेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी mgh. ए पे जो स्पीड है उसको u मान लेते एंड बी पे जो स्पीड है उसको v मान लेते. सो काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज 0 प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. तो पूरे इक्वेशन से m कैंसिल हो जाएगा एंड पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो. सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gh प्लस यू स्क्वायर, राइट. यहाँ पे वैल्यूज डाल दो. g को 9.8 ले लेते, h 40 एंड यू स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर विच इज 2500. इस पूरे का अंडर रूट, राइट. इसको कैलकुलेट कर लेते. 2 into 9.8 into 40 plus 2500 और इसका अंडर रूट. तो फाइनल आंसर 57.3 के करीब आ जाएगा. दिस इज द स्पीड विद विच द प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड. एंड ये स्पीड प्रोजेक्शन एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट. वो कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 22. द 200 मीटर freestyle women's swimming gold medal at Seoul Olympics 1988 went to Heike Friedrich of East Germany when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें पता है. टोटल डिस्टेंस 200 मीटर्स के इक्वल होगा एंड टोटल टाइम जो लगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए दैट इज 1 मिनट 57.56 सेकेंड्स. तो पूरे सेकेंड्स में इसको कन्वर्ट कर लेते. सो दिस विल बी 117.56 सेकेंड्स. Assume that she covered most of the distance with uniform speed and had to exert 460 watts to maintain her speed. तो यहाँ पे अगर अपन यूनिफॉर्म स्पीड मान के चले तो स्पीड भी अपन निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेट्स से डिस्टेंस को मैं d सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ एंड टाइम को t. एंड में वैल्यूज डाल देंगे. तो स्पीड हमें पता है, स्पीड इज d अपॉन t. स्पीड को v मान लेते और यहाँ पे पावर दिया हुआ है. उसको जो पावर एक्सर्ट करना पड़ा होगा दैट इज 460 वॉट्स. यहाँ पे स्विमर पे अगर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते तो स्विमर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे. स्विमर के बॉडी के इंटरनल फोर्सेस ने भी कुछ वर्क किया होगा और पानी के रेजिस्टिव फोर्सेस ने भी कुछ वर्क किया होगा. एंड टोटल वर्क डन ऑन द स्विमर कैन बी इक्वेटेड विद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि स्विमर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा. दैट मींस डेल्टा के ही 0 होगा. दैट मींस
work done by the water will be equals to minus of work done by the internal forces of the body of the swimmer. और इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ with respect to time, the rate at which the work is done by the internal forces of the body of the swimmer, यही उसके पावर के इक्वल होगा, जो कि 460 वॉट्स के इक्वल दिया हुआ है, राइट। और ये वाला जो टर्म है ये पानी के रेजिस्टिव फोर्सेस का पावर होगा, और इसको अपन एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफ वाटर इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ 180 से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट। और हमें एवरेज फोर्स निकालना है, सो एवरेज फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ 180 which is -1 will be equals to minus of rate at which power is supplied by the internal forces of the body, जो कि 460 वॉट्स के इक्वल दिया हुआ है विद अ माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड एवरेज फोर्स की वैल्यू 460 अपॉन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी को d/t से इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, उससे हमें एवरेज फोर्स का रिजल्ट मिल जाएगा। 460 अपॉन d जो है वो 200 मीटर्स के इक्वल होगा, एंड टोटल टाइम इज 117.56। इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर 270 न्यूटन्स के करीब आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। द यूएस एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉनर won the 100-meter sprint gold medal at Seoul Olympics 1988, setting a new Olympic record of 10.54 seconds. Assume that she achieved her maximum speed in a very short time and then ran the race with that speed till she crossed the finish line. तो यहाँ पे assume करेंगे अगेन वो constant speed से ट्रेवल कर रही होगी। So यहाँ पे भी distance 100 meters के इक्वल होगा and time 10.54 seconds के इक्वल दिया हुआ है। So अपन speed निकाल सकते हैं। Speed will be approximately constant, which is distance upon time, right? और mass दिया हुआ है, take her mass to be 50 kgs. A part में क्या पूछा है? Calculate the kinetic energy of Griffith Joyner at her full speed. So kinetic energy अपन directly निकाल सकते हैं using half mv square. Mass 50 and speed distance upon time होगा, मतलब 100 अपॉन 10.54 इसका स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते। 100 अपॉन 10.54 इसका स्क्वायर इंटू हाफ इंटू 50 मतलब इंटू 25, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 2250 जूल्स, ये काइनेटिक एनर्जी होगा। बी पार्ट में क्या पूछा है? Assuming that the track, the wind, etc. offered an average resistance of 1/10 of her weight. Calculate the work done by the resistance during the run. So resistance, जो average resistance force होगा, let's say FR, ये 1/10 of mg के इक्वल होगा, और ये resistance force opposite to displacement लग रहा होगा, right? That means work done by this resistance force can be written as resistance force into total displacement, which is 100 meters, into cos of 180, which is -1, right? So इसका आंसर minus of mg/10 into d होगा। वैल्यूज डाल देते, मास 50, g को 9.8 ले लो, डिस्टेंस 100, 100 अपॉन 10 मतलब into 10। So इसका आंसर क्या है? 500 into 9.8, so minus 4900 joules. C पार्ट में क्या पूछा है? What power Griffith Joyner had to exert to maintain uniform speed? So यहाँ पे Griffith Joyner का पावर मतलब Griffith Joyner को in the direction of velocity मूव करवाने के लिए जो भी फोर्सेस असिस्ट कर रहे होंगे उन सारे फोर्सेस का पावर, एंड वो फोर्स रेजिस्टिव फोर्स के इक्वल होगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, राइट? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, सो नेट फोर्स आल्सो जीरो। दैट मींस सी पार्ट का जो आंसर होगा उसको अपन फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। पावर इज गिवन बाय f डॉट v, और यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, सो थीटा विल बी जीरो,
So F dot V will be simply equals to F into V, and force की वैल्यू सेम होगी mg by 10, and velocity distance upon time. So mass is 50, g को 9.8 ले लो upon 10, distance मतलब 100 and time 10.54 seconds. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें पावर मिल जाएगा 50 upon 10 is 5 into 9.8 divided by 10.54 into 100. So ये 464.9 के करीब आ जाएगा, या फिर अप्रोक्सीमेटली 465 वॉट्स बोल सकते हो, राइट? Question number 24. A water pump lifts water from a level 10 meters below the ground. Water is pumped at the rate of 30 kg per minute with negligible velocity. Calculate the minimum horsepower the engine should have to do this. So देखो यहाँ पे rate of pumping दिया हुआ है 30 kg per minute. इसको अगर SI में कन्वर्ट करना है kg per second में, so divide by 60 करेंगे. So this will be 0.5 kg per second, right? और यहाँ पे मिनिमम हॉर्स पावर पूछा है इंजन का. इंजन का मतलब पंपिंग के लिए जो मोटर्स लगे होंगे उसका हमें मिनिमम हॉर्स पावर चाहिए. और मिनिमम हॉर्स पावर इसी केस के लिए होगा क्योंकि यहाँ पे पानी को नेग्लिजिबल स्पीड से पंप किया जा रहा है. अगर नॉन जीरो स्पीड से पंप किया जाता तो पावर की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है. एंड पावर ऑफ इंजन कैलकुलेट करने के लिए अपन सिंपली वर्क डन इन 1 सेकेंड निकाल सकते हैं. वर्क डन पर सेकेंड, इसी को अपन पावर बोलेंगे, राइट? सो फॉर 1 सेकेंड लेट अस अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन वाटर. पानी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे? एक तो इंजन वर्क कर रहा होगा और ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा और वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, ये डेल्टा के के इक्वल होगा. इस केस में डेल्टा के 0 के इक्वल है बिकॉज नेग्लिजिबल स्पीड दिया हुआ. एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी को अपन माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं. दैट मीन्स वर्क डन बाय द इंजन in 1 second will be equals to delta U, the change in the gravitational potential energy for 1 second. और 1 सेकेंड में पानी का 0.5 kg मास 10 meters हाइट ऊपर जाने वाला. So delta U for 1 second can be written as 0.5 into G, which is 9.8 into 10. So this is the work done by the engine in 1 second. और इसी को अपन पावर ऑफ इंजन बोल सकते हैं. एंड ये पावर हमें SI में मिलेगा. SI मतलब वॉट्स में. तो इसको अगर हमें हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, we know that 1 हॉर्स पावर is 746 वॉट्स. दैट मीन्स अगर मुझे वॉट से हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 746 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स द फाइनल आंसर फॉर पावर इन हॉर्स पावर विल बी 0.5 into 9.8 into 10. ये जो हमें वॉट्स में मिला था इसको 746 से डिवाइड कर दो तो ये हमें हॉर्स पावर में मिल जाएगा. इसको कैलकुलेट कर लेते. 9.8 डिवाइडेड बाय 746 इंटू 0.5 इंटू 10 मतलब इंटू 5, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.066 के इक्वल आ जाएगा. एंड ये यूनिट्स हॉर्स पावर में होगा, राइट? सो दिस इज द फाइनल आंसर. Question number 25. An unruly demonstrator lifts a stone of mass 200 grams from the ground and throws it at his opponent. At the time of projection, the stone is 150 centimeters above the ground and has a speed of 3 meters per second. So stone को किस हाइट तक लिफ्ट किया जा रहा है वो हमें दिया हुआ है. 150 सेंटीमीटर्स मतलब 1.5 मीटर्स और स्टोन का स्पीड दिया हुआ है 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से उसको फेंका जा रहा है. हमसे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस. सो अगेन यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते. वर्क डन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर, लेट्स कॉल दिस एक्सटर्नल वर्क, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी. ये दोनों फोर्सेस ही लग रहे होंगे स्टोन के ऊपर. इसको डेल्टा के इक्वल लिख देंगे. एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी को माइनस ऑफ डेल्टा यू ऑफ ग्रेविटी लिख देंगे. दैट मीन्स वर्क डन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर, ये डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के इक्वल होगा, राइट? डेल्टा के मतलब हाफ mv स्क्वायर एंड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन विल बी mgh. सो वैल्यूज डालते थे हाफ इंटू m. स्टोन का मास
2 kg होगा, 200 ग्राम्स दिया हुआ। v स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 0.2 इंटू g को अप्रोक्सीमेटली 10 मान देते इसके लिए इंटू h 1.5, तो 0.1 इंटू 9 0.9 प्लस 2 इंटू 1.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.9 जूल्स के करीब आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, इफ इट टेक्स 1 सेकेंड फॉर द डेमोन्स्ट्रेटर टू लिफ्ट द स्टोन एंड थ्रो, व्हाट हॉर्स पावर डज ही यूज। तो यहाँ पे 3.9 जूल्स वर्क अगर वो 1 सेकेंड में कर रहा होगा तो उसके पावर को अपन 3.9 वॉट्स बोल सकते हैं, और अगर इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो 3.9 अपॉन 746 हॉर्स पावर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3.9 divided by 746, so this will be approximately 5 into 10 to the power minus 3 horsepower. Okay, so let's move on to question number 26 now. In a factory, it is desired to lift 2000 kg of metal through a distance of 12 meters in 1 minute. Find the minimum horsepower of the engine to be used. So देखो ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्क डन बाय इंजन निकाल लेते। यहाँ पे वर्क डन बाय इंजन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये डेल्टा के इक्वल होगा अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द मेटल, एंड मेटल का डेल्टा के अपन 0 मानेंगे क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पावर पूछा है। सो मिनिमम पावर कब होगा, जब वो इंजन मेटल को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पीड से लिफ्ट करवा रहा होगा। सो डेल्टा के 0 मान लेते। सो वर्क डन बाय इंजन, इसको माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकते, विच विल बी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो दिस विल बी mgh। सो ये वर्क डन बाय इंजन मिल जाएगा, एंड पावर ऑफ द इंजन विल बी वर्क डन बाय द इंजन अपॉन टाइम। सो वैल्यूज डाल देते, मास 2000, g 9.8, हाइट 12 एंड टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। सो ये पावर हमें वॉट्स में मिल जाएगा SI में, इसको 746 से डिवाइड कर दो तो ये हॉर्स पावर्स में मिल जाएगा, राइट। सो कैलकुलेट कर लेते, 2000 इंटू 9.8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 746, सो अप्रोक्सीमेटली 5.25 हॉर्स पावर्स आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, a scooter company gives the following specifications about its product. Weight of the scooter मतलब उसका मास दिया हुआ है 95 kgs, maximum speed 60 km per hour, maximum engine power 3.5 horsepower, pickup time to get the maximum speed 5 seconds. Check the validity of this specification. तो देखो इन सारे डेटा का अपन वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, इनमें से किसी एक को अननोन मान लेते। लेट्स से हमें इंजन का हॉर्स पावर नहीं पता तो इसको अननोन मान लेते, एंड बाकी सारे डेटा की मदद से इसको कैलकुलेट कर लेते। तो कैलकुलेशन से अगर ये वैल्यू मैच हो गई दैट मींस गिवन स्पेसिफिकेशंस आर वैलिड, अदरवाइज दे विल बी इनवैलिड, राइट। सो लेट्स सी, मास 95 kg दिया हुआ है एंड मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है 60 km per hour, इसको SI में कन्वर्ट कर देते इंटू 5/18। सो ये 50/3 मीटर्स पर सेकेंड होगा। इनिशियल स्पीड को 0 मान लेते, तो इनिशियल स्पीड से मैक्सिमम स्पीड तक जाने के लिए 5 सेकेंड्स लगा होगा, राइट। दैट मीन्स एक्सेलरेशन अपन निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v 50/3 u 0 एंड टाइम 5 सेकेंड्स। सो यहाँ से एक्सेलरेशन हमें 10/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। That means external force which is responsible for providing this acceleration will be mass into acceleration 95 into 10/3, and इसके corresponding power क्या होगा, maximum power will be equals to external force multiplied by corresponding maximum velocity, so 95 into 10/3 and maximum velocity is 50/3। ये हमें power SI यूनिट वॉट्स में मिल जाएगा, और इसको 746 से डिवाइड कर देंगे
तो ये हमें हॉर्स पावर में मिल जाएगा, राइट। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 95 इंटू 50 इंटू 10 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 746। सो इससे हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 7.1 हॉर्स पावर के इक्वल आ रहा है, राइट। वेयर क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है फॉर मैक्सिमम इंजन पावर दैट इज 3.5 हॉर्स पावर, तो अपना आंसर ऑलमोस्ट डबल आ रहा है। दैट मीन्स वी कैन से आइदर द गिवन मैक्सिमम पावर ऑफ द इंजन इज अंडर क्लेम, और अगर मैक्सिमम पावर ऑफ इंजन का डेटा अगर सही है दैट मीन्स जो स्पीड वाला डेटा है वो ओवर क्लेम्ड होगा, राइट। क्योंकि अगर मैक्सिमम पावर 7 के बजाय 3.5 होता तो मैक्सिमम स्पीड भी 60 के बजाय 30 के इक्वल आ जाता, तो उस केस में अपन बोलते हैं कि मैक्सिमम स्पीड का जो डेटा है वो ओवर क्लेम्ड है। ओके, क्वेश्चन 28। A block of mass 30 kg is being brought down by a chain. If the block acquires a speed of 40 centimeters per second in dropping down by 2 meters, find the work done by the chain during the process. So यहाँ पे चेन का वर्क डन फाइंड करना है, राइट। तो मान लो ये ब्लॉक है और इससे चेन कनेक्टेड है एंड ब्लॉक को 2 मीटर्स नीचे डिस्प्लेस किया जा रहा है और हमें वर्क डन बाय द चेन फाइंड करना है। तो चेन जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो इस टेंशन फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हमें ये टेंशन फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। एंड टेंशन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। किसी तरह अगर मैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लूं तो फोर्स इक्वेशन से इसके एफबीडी में सिर्फ टेंशन और एमजी लग रहा होगा, तो फोर्स इक्वेशन से अपन टेंशन भी निकाल पाएंगे एंड टेंशन से वर्क डन भी आ जाएगा, जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि टेंशन फोर्स ऊपर एंड डिस्प्लेसमेंट नीचे। और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें काइनेमेटिक्स का डेटा दिया हो, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड मतलब 0.4 मीटर्स पर सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अपन थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, तो s भी 2 के इक्वल है, तो यहाँ से a की वैल्यू 0.4 का स्क्वायर 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 4 इसके इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0.04 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फोर्स इक्वेशन से क्या मिलेगा, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू a, तो यहाँ से टेंशन फोर्स की वैल्यू m इंटू जी माइनस a के इक्वल आ जाएगी, राइट। m इज 30 kg, g को 9.8 ले लेते एंड एक्सेलरेशन 0.04, सो टेंशन फोर्स 30 इंटू 9.76 के करीब आ जाएगा। सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी माइनस टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो ये माइनस ऑफ 30 इंटू 9.76 इंटू 2 के इक्वल होगा, राइट। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, 30 इंटू 9.76 इंटू 2, सो 585.6, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 586 के इक्वल आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन, राइट। दिस इज द वर्क डन। Question number 29. The heavier block in an Atwood machine has a mass twice that of the lighter one. Atwood machine मतलब एक सिंगल पुली और 2 मासेस, तो इसमें से जो हेवियर ब्लॉक होगा उसका मास डबल दिया हुआ है, तो ये दोनों मासेस m और 2m मान लेते। The tension in the string is 16 newtons when the system is set into motion. Find the decrease in the gravitational potential energy during the first second after the system is released from rest. तो स्ट्रिंग में टेंशन भी दिया हुआ है, टेंशन की वैल्यू 16 न्यूटन से एंड टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा ये हमें फाइंड करना है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों मासेस कितना डिस्टेंस मूव करेंगे। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि 2m मास y डिस्टेंस नीचे मूव करेगा तो m मास y डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा, राइट। सो 2m मास का जो लॉस होगा
लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2m मास का 2 mgy लॉस होगा, बट m मास का mgy गेन होगा, तो ओवरऑल लॉस जो है वो 2 mgy माइनस mgy, दोनों मासेस का मिला के ओवरऑल लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgy। तो फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए हमें y पता होना चाहिए, राइट? एंड y फाइंड करने के लिए हम लोग काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। हमें टाइम पता है 1 सेकेंड, इनिशियल स्पीड पता है एंड डिस्प्लेसमेंट y निकलना। तो उसके लिए किसी तरह अपन अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ले तो काइनेमेटिक्स के सेकेंड इक्वेशन से y भी मिल जाएगा। एंड 2 मास सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g, राइट? तो इस फॉर्मूला से एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m टाइम्स g। सो एक्सेलरेशन g/3 आ जाएगा, राइट? सो एक बार एक्सेलरेशन मिल गया, सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर देते, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मतलब डिस्प्लेसमेंट y फाइंड करना है, u 0 दिया हुआ है, हाफ इंटू a मतलब g/3 एंड t मतलब 1, तो y g/6 के इक्वल होगा। बट हमें m भी कैलकुलेट करना होगा, m भी गिवन नहीं है, बट m कैलकुलेट करने के लिए टेंशन दिया हुआ है 16 न्यूटन्स। एंड 2 मास सिस्टम के लिए टेंशन का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेंशन फोर्स इज गिवन बाय 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g। तो यहाँ पे टेंशन को 16 न्यूटन्स सब्स्टिट्यूट कर दो, m1 मतलब m, m2 मतलब 2m टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2, सो अपॉन 3m। एक m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल होकर इसको 4 बना देगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर m की वैल्यू मिल जाएगी 12/g, राइट? सो हमें m भी पता है और y भी पता है, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा लॉस इन p, टोटल लॉस इन p mgy के इक्वल आया था। तो इसमें वैल्यूज डाल देते, m मतलब 12/g, g को एज इट इज लिख दो, एंड y मतलब g/6, तो एक g कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर 2 टाइम्स g को 9.8 ले लो, सो 19.6 joules, right? This will be the loss in the gravitational potential energy. Let's move on to question number 30 now. The two blocks in an Atwood machine have masses 2 kg and 3 kg. Find the work done by gravity during the 4th second after the system is released from rest. तो यहाँ पे भी एक पुली है और दो मासेस है 2 kg and 3 kg, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन द 4th सेकेंड फाइंड करना। तो अगर 4th सेकेंड में मैं इनके डिस्प्लेसमेंट्स s4 अज्यूम कर लूँ तो 3 kg s4 से नीचे डिस्प्लेस करेगा एंड 2 kg सेम s4 से ऊपर। ये इनके 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होगा, 4th सेकेंड मतलब 3 से 4 सेकेंड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो उस टाइम इंटरवल में ग्रेविटी ने जो वर्क किया होगा, 3 kg मास पे पॉजिटिव वर्क किया होगा, लेट्स से 3 kg मास इज m2 एंड 2 kg मास इज m1, सो 3 kg मास पे पॉजिटिव m2g s4 वर्क किया होगा एंड 2 kg मास पे नेगेटिव वर्क किया होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है वेयरएज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा। सो m1 पे जो वर्क होगा 2 kg पे, दैट विल बी माइनस m1g s4। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी का रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे m1 m2 पता है, तो फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए s4 निकालना होगा। s4 मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस a n माइनस हाफ, और यहाँ पे n को 4 डाल दो, इनिशियल स्पीड u 0 होगा, सो s4 विल बी इक्वल्स टू a इंटू 4 माइनस हाफ। और एक्सेलरेशन भी अपन 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स g। तो यहाँ से वैल्यूज डाल दो, m2 मतलब 3, m1 मतलब 2 अपॉन 3 प्लस 2 टाइम्स g। इसको सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन की वैल्यू g/5 आ जाएगी। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकेंड, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, g/5 इंटू 4 माइनस हाफ विच इज 7/2, तो ये 7g/10 आ जाएगा। तो द रिक्वायर्ड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, m2 माइनस m1, 3 माइनस 2 1 होगा, 1 इंटू g इंटू s4,
मतलब 7g/10, g को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते तो फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेटली 70 जूल्स आ जाएगा, और g को 9.8 लेते हैं तो 70 जूल से थोड़ा सा कम होगा, राइट? अपन उतना अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, consider the situation shown in the figure. The system is released from rest and the block of mass 1 kg is found to have a speed of 0.3 meters per second after it has descended through a distance of 1 meters. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. So यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा ब्लॉक और टेबल के बीच में। 1 kg ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आफ्टर डिसेंडिंग 1 मीटर इसका स्पीड 0.3 मीटर्स पर सेकेंड होगा। सो 1 kg का डिस्प्लेसमेंट y1 मान लेते जो कि 1 मीटर के इक्वल दिया हुआ है, और उसका स्पीड v1 मान लेते जो कि 0.3 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल दिया हुआ है, राइट? तो करस्पॉन्डिंगली 4 kg मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा y2 एंड 4 kg मास का जो वेलोसिटी होगा v2, ये अपन कंस्ट्रेंट से फाइंड कर सकते हैं। और एक बार 4 kg का भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मिल जाएगा, उसके बाद अपन 4 kg और 1 kg इस पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पूरे सिस्टम पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है एंड फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है 4 kg पे, ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kg पे वर्क कर रहा होगा। सो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के मतलब हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर। m1 को 1 kg मान लेते और m2 को 4 kg मान लेते, राइट? तो किसी तरह हमें v1 और v2 निकालना पड़ेगा। v1 दिया हुआ है और v2 इन टर्म्स ऑफ v1 कंस्ट्रेंट से मिल जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव क्योंकि 1 kg ब्लॉक नीचे डिसेंड कर रहा है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा होगा। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी m1 इंटू g/1 एंड फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर काइनेटिक होगा जो कि m2 ब्लॉक पे लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, इक्वल्स टू म्यू के इंटू m2g, और m2 ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट y2 राइट की तरफ अज्यूम कर रहे हैं। दैट मींस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट y2, राइट? सो म्यू के पता है, m2 पता है, और y2 भी निकलना पड़ेगा। y1 पता है तो y1 से अपन y2 अगेन कंस्ट्रेंट से निकाल सकते हैं, एंड v1 पता है तो v2 भी अपन कंस्ट्रेंट से निकाल सकते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में खाली म्यू एक अकेला अननोन बचेगा जो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? एंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मतलब टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स विल बी 0। तो ये वाली स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन T मान लूं, M1 से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें टेंशन 2T होगा। M1 पे 2T टेंशन ऊपर लग रहा है एंड y1 डिस्प्लेसमेंट नीचे। सो वर्क डन ऑन M1 प्लस वर्क डन ऑन M2 बाय द टेंशन शुड बी 0। M1 पे जो वर्क डन होगा वो 2T इंटू y1 विद अ माइनस साइन। सिमिलरली M2 पे टेंशन T राइट में लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट y2 भी राइट में हो रहा है। सो वर्क डन विल बी प्लस T y2 और ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से y2 2y1 के इक्वल आ जाएगा एंड डिफरेंशिएट करने पर v2 भी 2v1 के इक्वल आ जाएगा, राइट? y1 1 मीटर दिया हुआ है, दैट मींस m2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर्स होगा। v1 0.3 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है, सो m2 का स्पीड 0.6 मीटर्स पर सेकंड होगा, राइट? ये वैल्यूज वर्क एनर्जी थ्योरम के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते। m1 मतलब 1, g को अप्रोक्सीमेटली 10 अज्यूम कर लेते, y1 भी 1 दिया हुआ है, माइनस म्यू के हमें फाइंड करना है, m2 4, g को 10 ले लो, y2 is 2 इक्वल्स टू हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 4 kg इंटू v2 स्क्वायर मतलब 0.6 का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में खाली म्यू के एक अकेला अननोन होगा, राइट? सो 10 माइनस 40 इंटू 2 80, 10 माइनस 80 टाइम्स म्यू के इक्वल्स टू 0.09 प्लस 4 इंटू 0.36 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 80 टाइम्स म्यू के विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 0.09 प्लस 4 इंटू 0.36 मतलब 1.44 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई करने पर म्यू के की वैल्यू
अप्रोक्सीमेटली 0.12 के इक्वल आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, a block of mass 100 grams is moved with a speed of 5 meters per second at the highest point in a closed tube of radius 10 centimeters kept in a vertical plane. So एक closed tube draw कर लेते हैं। closed tube का radius दिया हुआ है 10 centimeters. So let's say this is the closed tube और block को tube के topmost point पे 5 meters per second का speed दिया जा रहा है। ब्लॉक का मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स मतलब 0.1 kg एंड ट्यूब का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स मतलब 0.1 मीटर्स। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज सच दैट द ब्लॉक जस्ट फिट्स इन इट। तो ब्लॉक ऑलमोस्ट ट्यूब के दोनों सरफेस से कांटेक्ट में होगा, ये मान लेते। द ब्लॉक मेक्स सेवरल ऑसिलेशंस इनसाइड द ट्यूब एंड फाइनली स्टॉप्स एट द लोएस्ट पॉइंट। फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो टॉप मोस्ट पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड सेवरल ऑसिलेशंस अंडरगो करने के बाद ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्टॉप हो रहा है, मतलब फाइनल स्पीड 0 होगा। वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक। ट्यूब जो है वो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। सो वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक मतलब इन दोनों फोर्सेस का हमें वर्क डन चाहिए। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन तो 0 होगा क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा एंड फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन हमें फाइंड करना होगा, राइट। सो यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर ए टू बी जर्नी में फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड जब वो रेस्ट पे आ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते। ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स तो 0 वर्क करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक मतलब इन दोनों का कंबाइंड वर्क डन चाहिए था जिसमें से नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 होगा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस डेल्टा के। माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी को अपन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को अपन डेल्टा यू ऑफ ग्रेविटेशन प्लस डेल्टा के। यहाँ पे ए टू बी जर्नी में ब्लॉक 2r हाइट नीचे ट्रेवल कर रहा होगा वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। सो डेल्टा यू ग्रेविटी ये कितना होगा माइनस mg इंटू 2r एंड डेल्टा के मतलब फाइनल विच इज 0 एंड इनिशियल विच इज हाफ mv स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड वर्क डन जो है वो नेगेटिव ऑफ 2 mgr प्लस हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। इसमें वैल्यूज डाल दो। मास 0.1 kg होगा, g को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते, r भी 0.1 के इक्वल है प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू v स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर विच इज 25। सो 0.1 इंटू 10 ये 1 के इक्वल होगा। 2 इंटू 0.1 0.2 25 by 2 12.5 12.5 इंटू 0.1 मतलब 1.25 तो अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.45 जूल्स के इक्वल आ रहा है, राइट, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, a car weighing 1400 kg is moving at a speed of 54 kilometers per hour up a hill when the motor stops. If it is just able to reach the destination which is at a height of 10 meters above the point, calculate the work done against friction, negative of the work done by the friction. Okay, so let's say point A पे मोटर स्टॉप हो गया। इस समय कार का जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, मतलब 54 इंटू 5/18 ये 15 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। कार का मास दिया हुआ है 1400 kgs। It is just able to reach the destination which is at a height of 10 meters. यहाँ से 10 meters और ऊपर ये जा पा रहा है। Let's say point B उसका डेस्टिनेशन है। So A से B तक कार के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस ने वर्क किया होगा? फ्रिक्शन ने वर्क किया और ग्रेविटी ने वर्क किया। नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा एंड वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस को डेल्टा के इक्वल लिख सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी को भी कैंसिल करके राइट साइड में प्लस डेल्टा यू ऑफ ग्रेविटी लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल जाएगा डेल्टा के विच इज 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर
एंड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ए से बी तक की जर्नी में उसका 10 मीटर साइड एक्वायर हो रहा है, सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी प्लस mgh, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, माइनस हाफ इंटू m 1400 इंटू 15 स्क्वायर प्लस 1400 इंटू जी को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते, इंटू हाइट भी 10 के इक्वल। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा एंड वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव ऑफ दिस। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस 700 इंटू 225 प्लस 1400 इंटू 100, तो 700 इंटू 25 कॉमन ले लो, माइनस 9 2 इंटू 4, ये ब्रैकेट में बच जाएगा। माइनस 9 प्लस 8 इज माइनस 1, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा एंड 25 इंटू 7 इज 175, सो माइनस 17,500 जूल्स। फ्रिक्शन ने इतना वर्क किया होगा, सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो इसका आंसर पॉजिटिव 17,500 जूल्स आ जाएगा, राइट। एचसी वर्मा में फाइनल आंसर 20,300 जूल्स के इक्वल दिया हुआ है, और अगर अपन जी की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेते तो एग्जैक्टली ये आंसर मैच हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअल एग्जाम में स्पेसिफाई कर देंगे अगर जी की वैल्यू 9.8 लेनी होगी तो, अदरवाइज अपन 10 लेके भी अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। Question number 34. A small block of mass 200 grams is kept at the top of a frictionless incline which is 10 meters long and 3.2 meters high. So let's say ये incline plane दिया हुआ है, इसका height 3.2 meters given है और इसके incline का जो length है वो 10 meters given है, और ब्लॉक को इसके टॉप पे प्लेस किया हुआ है। ब्लॉक का मास 200 grams. How much work was required to lift the block from the ground and put it at the top? So let's say ब्लॉक को ग्राउंड के इस पॉइंट से लिफ्ट किया जा रहा है, पॉइंट ए से, और इसको टॉप पे प्लेस किया जा रहा है, लेट्स से पॉइंट बी। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ब्लॉक को लिफ्ट करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया होगा ये हमें फाइंड करना है, एंड एक्सटर्नल फोर्स के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रहा होगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स plus work done by gravity will be equals to delta Ke of the block. यहाँ पे डेल्टा के ही जीरो होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज दोनों ही जीरो होंगे ब्लॉक के। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और इसको चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर सकते हैं, और ये mgh के इक्वल होगा, राइट। मास 0.2, g को 10 ले लो एंड हाइट 3.2 मीटर्स गिवन है, so work done will be 6.4 joules. B पार्ट में क्या पूछा है, to slide the block up the incline. तो ब्लॉक को अगर up the incline स्लाइड करवा रहे तो यहाँ पे incline स्मूथ दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो वर्क करेगा नहीं, एंड नॉर्मल फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, so वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स भी जीरो होगा। दैट मीन्स बी पार्ट में भी खाली एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर, और यहाँ पे भी अपन अज्यूम करेंगे कि अपन ब्लॉक को कुछ स्पीड प्रोवाइड नहीं कर रहे। सवाल में क्लियरली मेंशन होना चाहिए था कि ब्लॉक को स्लोली मूव करवा रहे, राइट। तो अगर ब्लॉक को स्लोली मूव करवा रहे तो यहाँ पे भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो के इक्वल आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ रही, तो बी पार्ट का भी आंसर 6.4 जूल्स होगा, राइट, सेम एज दैट ऑफ ए पार्ट। What will be the speed of the block when it reaches the ground if it falls off the incline and drops vertically on the ground? That means यहाँ से गिर के अगर ब्लॉक सीधा नीचे गिर रहा है तो इस केस में ग्राउंड को कितने स्पीड से हिट करेगा। तो यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होगा, राइट। तो अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू 2gh के इक्वल आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 into 10 into 3.2,
सो v स्क्वायर 64 आ रहा है, दैट मीन्स स्पीड 8 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। और डी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड इफ इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। तो अगर ब्लॉक ये वाला पाथ भी फॉलो करता है तो भी अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 होगा एंड फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो डी पार्ट का भी एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा, 8 meters per second, right? In a children's park, there is a slide which has a total length of 10 meters and a height of 8 meters. Vertical ladder are provided to reach the top. A boy weighing 200 newtons climbs up the ladder to the top of the slide and slides down to the ground. Average friction offered by the slide is 3/4 of his weight. So ये हाइट दिया हुआ है 8 meters लैडर का, एंड स्लाइड का जो लेंथ है वो 10 meters दिया हुआ है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 3/10 ऑफ हिज वेट, मतलब 3/10 times mg, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फाइंड द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप। तो देखो यहाँ पे बॉय जब लैडर क्लाइम कर रहा होगा, मान लो ये लैडर है एंड बॉय इस पे क्लाइम कर रहा है, उसके पैर मान लो अभी लैडर के इस पार्ट पे है, तो यहाँ पे जब तक बॉय के पैर लैडर से कांटेक्ट में होंगे तभी ये नॉर्मल फोर्स नॉन जीरो होगा। लैडर ने बॉय के पैरों पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया होगा, राइट? बट एज लॉन्ग एज नॉर्मल फोर्स नॉन जीरो है, ये पैर हमेशा लैडर से कांटेक्ट में होंगे। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स कभी भी मूव नहीं करेगा, और जैसे ही इसके पैर मूव करने के लिए इसको लैडर से कांटेक्ट छोड़ना पड़ेगा, एंड जैसे ही उसने लैडर से कांटेक्ट छोड़ा नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स जब नॉर्मल फोर्स नॉन जीरो था उस समय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वो हमेशा लैडर से कांटेक्ट में होगा। एंड जैसे ही डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हुआ, जैसे ही उसका पैर मूव किया ऊपर की तरफ, उसका लैडर से कांटेक्ट छूट जाएगा, तो ऐसा होते ही नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स इस केस में लैडर के नॉर्मल फोर्स ने बॉय के ऊपर जीरो वर्क किया होगा। सो ए पार्ट में द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय, लैडर ने तो बॉय के ऊपर यही नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया होगा, सो दिस वर्क डन विल बी जीरो, राइट? सो ए पार्ट का आंसर जीरो होना चाहिए, वर्क डन बाय लैडर विल बी जीरो। सो यहाँ पे एक और चीज फिर दिमाग में आती है कि बॉय ने पोटेंशियल एनर्जी mgh कैसे एक्वायर किया। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज डेल्टा के। डेल्टा के जीरो होगा, मान लेते बॉय स्लोली मूव कर रहा होगा, एंड वर्क डन बाय अदर्स विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी को राइट साइड में ले जाओ तो ये डेल्टा यू हो जाएगा, विच इज mgh। सो किसी तो फोर्स का वर्क डन mgh के इक्वल होना चाहिए जो बॉय को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करवा रहा है। सो ये कौन सा फोर्स होगा? दिस विल बी द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉय। बॉय के जॉइंट्स के या फिर मसल्स के जो इंटरनल फोर्सेस होंगे, उसका जो वर्क डन है वो mgh प्रोवाइड करवा रहा होगा, राइट? लैडर के फोर्स का वर्क डन तो जीरो ही होगा। और पार्ट बी में क्या पूछा है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन। सो जैसे ही बॉय नीचे स्लाइड कर रहा होगा, स्लाइड ने भी इस बॉय के ऊपर एक तो नॉर्मल फोर्स लगाया होगा, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो होगा, एंड स्लाइड ने बॉय के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई किया होगा। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें पता है 3 mg/10, एंड बॉय का डिस्प्लेसमेंट 10 meters डाउन द इंक्लाइन हो रहा है। सो वर्क डन बाय द स्लाइड ये किसके इक्वल होगा? फोर्स अप्लाइड बाय द स्लाइड विच इज 3 mg/10 into displacement which is 10 into cos of 180 which is -1. So work done by the slide 3 mg के इक्वल आ जाएगा with a minus sign. तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। मास 200 न्यूटन्स, बॉय का वेट दिया हुआ है, मतलब mg की वैल्यू 200 न्यूटन्स है, राइट? सो रिक्वायर्ड वर्क डन -600 जूल्स आ जाएगा, पार्ट बी का आंसर। ओके, so guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.